हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, बहुत तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। और ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस यूनिट आपको पूरी करवाई रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में श्वसन और मिनरल न्यूट्रिशन जो खनिज पोषण, और उसका टेस्ट आपका हो गया होगा संडे को। तो बेटा आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छे बच्चे आप हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं यार। किसी का थोड़ा बहुत 2 4 5 7 क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं तो कभी जिंदगी में डिमोलाइज मत होना, क्योंकि ये टेस्ट आपका एग्जाम नहीं है। ये टेस्ट आपके एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करवाता है, ताकि इस टेस्ट के दौरान कुछ गलतियां होना जरूरी भी है, कुछ गलतियां हो और उन गलतियों पे आप पूरा फोकस करें और उन गलतियों को आप सुधार करें, ताकि वो गलतियां आपको फ्यूचर में यानी वो जो 2 घंटे 3 घंटे आप जो एग्जाम देंगे उस दौरान वो गलतियां नहीं हो। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर टेस्ट पेपर में गलतियां हुई है तो आप टेस्ट पेपर को पूरे को बहुत तरीके से, और चाहे पूरा सही हुआ तो भी वापस से सोल्व करें, एक एक ऑप्शंस को देखें। जो लेक्चर नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं बेटा, उनको आप वापस से एक एक लाइन को पढ़ें, NCERT को पढ़ें। वहाँ जो प्रोसेसेस हुए हैं उसमें किस चीज़ की एंट्री हुई, क्या क्या प्रक्रम के दौरान क्या क्या फॉर्मेशन यानी क्या क्या बना है ना, और कंप्लीट लगा क्या और प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, इन चीज़ों को सीखते हुए आप टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से वापस से लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। यस बेटा, आज के लेक्चर में देखो बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं आपके सामने फोटोसिंथेसिस। यस बेटा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो प्रीवियस टॉपिक्स में जिक्र भी हुई और वो अब देखो कनेक्ट भी होगी और आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए अपन कहते हैं बेटा कि टॉपिक क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इनको कनेक्ट करके फिर इनकी शॉर्ट समरी बनाएं, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो सके। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका प्लांट डाइवर्सिटी हो चुका है या सेल बायोलॉजी हो चुका है, और अब जानते फिजियोलॉजी के भी बहुत सारा पार्ट, और अब आपका फोटोसिंथेसिस। यस, तो देखिएगा कि प्रीवियस लेक्चर में रेस्पिरेशन जो इन हायर प्लांट आपने वहाँ NCERT के शुरू वाले पेज पे एक लाइन लिख रखी है। यस बेटा, कि अपनी जीवन गतिविधियों के लिए जो कंप्लीट जो जितनी भी एनर्जी आवश्यक होती है, ऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यस, वी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल। अपन ये जितनी भी एनर्जी आवश्यक होती है अपन वर्ध अणु, जैव अणुओं, बायोमोलिक्यूल के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। यस बेटा, अब आप जानते हैं कि उन वर्ध अणुओं को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या कभी कभी प्रोटीन, उनको अपन क्या कह सकते हैं? भोजन, फूड कह सकते हैं। सही। और आपने क्या कहा था कि भोज्य पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो एनर्जी प्राप्त होती है और उसको फिर अपन ATP संश्लेषण में प्रयुक्त करें तो उसको आप श्वसन कहते हैं। यस बेटा, अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि भाई वो फूड आया कहां से, वो भोज्य पदार्थ आए कहां? सबसे पहले तो देखिए, अपन कहते हैं कि भाई वो सजीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो देखिएगा बेटा, इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर अपन न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर अपन कैटेगरी बनाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो बेटा सजीव हैं, तो आपके सामने 2 टाइप के ये बनेंगे। जैसे अपन पहले मेन 2 टाइप पढ़ लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषण या स्वपोषी। यस बेटा, और दूसरा जैसे मैं आपको बेसिकली बता देता हूं बेटा, हेटेरोट्रॉप्स यानी बेटा क्या? विषमपोषी। सही। अब देखो बेटा, ये कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। और ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इसमें आप जानते हैं कि अपने बताया था कि चाहे परभक्षी हो, परजीवी पैरासाइट हो, आया ना बेटा, और सहजीवी या फिर अपन कहते हैं मर्तोपजीवी, कुछ भी हो, वो सब किस में आएगा? हेटेरोट्रॉप्स में। यस, और ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो आप जानते हैं कि मोनेरा किंगडम से, बैक्टीरिया से ही स्वपोषण स्टार्ट हो गया था, क्योंकि भी स्वपोषी होंगे तो उन पर डिपेंडेड आपके विषमपोषी होंगे। बात को समझे? तो देखिएगा कि वहाँ
अगर एक लाइन में आपको कनेक्ट करूँ, वहाँ मैंने डायवर्सिटी में आपको जीवाणु में पोषण बताया था, तो वहाँ आपने कहा था कि कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, हालांकि अधिकांश आज प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो वेस्ट मेजोरिटी यानी अधिकांश जीवाणु क्या है, विषमपोषी हैं, लेकिन कुछ क्या थे, स्वपोषी भी थे। यस, अब मैं आपको बताऊं बेटा, देखो वहाँ मैं इस कंसेप्ट को जोड़ना चाहूँगा कि जो स्वपोषी जीवाणु थे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहे थे, ये सेल्स, ये कोशिकाएं, सही। लेकिन जो स्वपोषी जीवाणु थे वो आप जानते हैं बेटा कि दे में बी, वो क्या हो सकते थे, दे में बी कीमोऑटोट्रोप्स, कीमोऑटोट्रोप्स और फोटोऑटोट्रोप्स। तो बेटा आपके सामने देखो मैंने क्या लाइन लिखी कि ये जो स्वपोषी जीवाणु थे, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे, ये रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी हो सकते हैं। यस, और एकमात्र आप जानते हो ये जीवाणु में था स्वपोषण के दो रूप, यानी रसायन स्वपोषण या प्रकाश स्वपोषण। इसलिए आप वहां आपने कहा था भी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक उपापचय विविधता मोनेरा जगत में है, यानी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी इन मोनेरा। ये सीबीएसई 2012 क्वेश्चन भी है, क्योंकि स्वपोषण में दो तरीके, रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी। लेकिन देखो दोनों में कॉमन क्या है, आप जानते हैं बेटा कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में आप जानते हो कि CO2 फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, रिडक्शन होगा और फिर भोज्य पदार्थ बनेंगे। लेकिन उस रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके अपन बात रहा कि पहले जो कीमोऑटोट्रोफ बैक्टीरिया होते हैं, कीमोऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, रसायन स्वपोषी जीवाणु, है ना, जैसे सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु। यस बेटा, या अभी आपने पढ़ा था जो N2 साइकिल में नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु पढ़ा था नहीं, तो कनेक्ट कैसे होता है। तो कीमोऑटोट्रोप्स होते हैं, आप जानते हैं कि ये किसी केमिकल का, किसी रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे जो एनर्जी इनको मिलती है उसको ये शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये किसी रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं। यस बेटा, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एनी केमिकल, सही। अब उस ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त। ऑक्सीडेशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज्ड। और उस ऊर्जा, जो ऊर्जा विमुक्त होती है, उस ऊर्जा को किसमें प्रयुक्त करते हैं, शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। है ना, ज्यादातर जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपको वहां बताया था अपने H2S का ऑक्सीडेशन करते हैं। यस, या फिर आप जानते हो कि आयरन जीवाणु फेरस से फेरिक, तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं, सही। तो ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन ये बहुत कम हुई बेटा, एक तो इनका बायोमास भी कम था, तो आगे जैव भार कम था, तो आगे ये पूरी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात है कि ऐसे सोर्सेज जो अकार्बनिक था, ऑक्सीकरण से एनर्जी मुक्त हो रही, वो कम थे। यस बेटा, लेकिन सबसे पहले ये देखो बैक्टीरिया के अंदर स्वपोषण का ये तरीका था, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, बाद में आप जानते हैं कि धीरे धीरे फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, प्रकाश स्वपोषी जीवाणु। यस बेटा, तो अब इन जीवाणु, इन कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेष रासायनिक वर्णक आ गए, पिगमेंट आ गए, जिनमें कैपेसिटी थी कि सनलाइट को एंट्रैप कर सकते थे। यस बेटा, तो ये क्या कर रहे थे कि बाय द एंट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशंस या सोलर एनर्जी,
तो ये तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करके मतलब एनर्जी, ऊर्जा निर्माण कर रहे थे, ऊर्जा निर्माण कर रहे थे और फिर इस ऊर्जा को शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त कर रहे थे। यस बेटा, तो ये आपके हो गए फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया, प्रकाश स्वपोषी। और उसके बाद में जो स्वपोषण आगे बढ़ा, तो अगर यूकेरियोटिक स्वपोषी केवल क्या होंगे, प्रकाश स्वपोषी होंगे। क्या होंगे बेटा, प्रकाश स्वपोषी। लेकिन दोनों में आपने एक चीज यहां देखी कि दोनों में शर्करा का संश्लेषण ही होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, लेकिन एनर्जी आवश्यक होती है। अच्छा, एक में एनर्जी किसी रासायनिक ऑक्सीकरण से आई है और एक में एनर्जी सौर ऊर्जा, सोलर रेडिएशन के एंट्रैपिंग से आई है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए। अच्छा, इस कंसेप्ट को मैंने यहाँ इसलिए बता दिया कि देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कनेक्ट करूंगा आपके सामने। सही, तो बेटा देखिएगा कि अब अपन आपके सामने जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, और आप जानते हो अपन एक लाइन वहाँ एनसीईआरटी में बोली थी सॉल्यूशन में कि जितना भी अपने जो ये आवश्यक गतिविधि के लिए जो ऊर्जा चाहिए, इस ऊर्जा के निर्माण में जितना भी भोजन रेस्पायर होता है, शोषण होता है, सब कुछ कहाँ से आता है, प्लांट से, ऑटोट्रोफ से। प्लांट किससे, सोलर रेडिएशन से, ताकि उनका बायोमास बने। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि प्लांट से आता है। और आप जानते हो जितने भी जंतु हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए किस पर डिपेंड हैं, प्लांट्स पे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कि पहले शाकाहारी डायरेक्टली, फिर पादप को शाकाहारी खाएगा, फिर उसके भोजन, उसके शरीर में जो कार्बन पदार्थ संचित होंगे तो मांसाहारी उसको खाएगा। लेकिन आया कहाँ से, सूर्य से प्लांट में, प्लांट से आप जानते हैं कि आगे एनिमल्स में, फिर पादप और जंतु मर जाते हैं तो डेड ऑर्गेनिक बनता है, तो मर्तोपजीवियों को वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, मर्त कार्बन पदार्थों से। सही, तो ये सारी लाइनें वहाँ पे लिख रखी हैं, एक बार आप फिर देखें। अब देखिएगा बेटा कि मैं आपके सामने इसको स्टार्ट करता हूँ, यानी भाई फोटोसिंथेसिस के लिए फिर कुछ पॉइंट, कुछ की पॉइंट अपन क्या क्या दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ अपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शुरू में लिख देंगे, जो डेफिनेशन है, परिभाषा है और कई सारी बातें। लेकिन वो 100% क्लियर कैसे होंगी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे भी प्रकाश संश्लेषण ये है, और उसके बाद बेटा अपन बात करेंगे कि इस प्रकाश संश्लेषण में किन किन कच्चे पदार्थों की अनिवार्यता होती है। तो उनको सिद्ध करने के लिए जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हैं, कुछ साइंटिस्ट ने प्रयोग किए, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर ये कहाँ संपन्न होता है, अलग अलग सजीवों में, है ना। और फिर आप जानते हैं कि इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, तो अपन को सारी बातें परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का मीन ये तो आप समझ ही गए हैं, है ना, कि भाई सोलर एनर्जी, जो सोलर रेडिएशंस हैं, आप समझ रहे हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण संपन्न करेंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कार्बनिक पिगमेंट या वर्णक होंगे, या ऐसे कुछ पदार्थ होंगे जो सनलाइट को एंट्रैप कर सकें। और उस सनलाइट जब एंट्रैप हो जाएगी तो आप जानते हैं कि वो एक लाइट रिएक्शन होगी और उसके दौरान कुछ उत्पाद बनेंगे, स्वांगीकारी शक्तियाँ बनेगी, और वो आप जानते हैं कि शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त होंगी। बात को समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले अपन कुछ डेफिनेशन, कुछ बातें अपन करेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं कि आगे इस पूरे टॉपिक की अपन क्लियरिटी देंगे। यस, तो ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, और वो लाइन में फिर रिपीट करता हूँ कि भाई इस अर्थ पे जितना भी भोजन रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, रेस्पायर हो रहा है, वो सब कुछ कहाँ से आया है, फोटोसिंथेसिस से, है ना भाई। कुछ ही तो बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस थे। फिर आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जो भोजन निर्माण के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, क्या, फोटोसिंथेसिस। सही, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। यस, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस, तो देखिए बेटा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन लिखते हैं आपके सामने कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक एंडरगोनिक, एंडोथर्मिक यानी उष्मा अवशोषी, एंडोथर्मिक अपहिल प्रोसेस है, प्रक्रम है।
यानी बेटा प्रकाश संश्लेषण को अपन ने क्या बोला, एंडरगोनिक एंडोथर्मिक, है ना, उष्मा अवशोषी और अफिल प्रोसेस बोला है। क्यों बोला है बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं रिक्वायर्ड सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इस प्रक्रम के अंदर ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आपने एंडरगोनिक एंडोथर्मिक हो गए। फिर देखो अफिल प्रोसेस क्यों बोला, अफिल प्रोसेस, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें शर्करा निर्माण के लिए किसका रिडक्शन होगा, CO2 का। तो CO2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आएंगे तब उसका रिडक्शन होगा ना, बात को समझे, हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा तब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त CO2 एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यस बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 प्रयुक्त होती है, फाइनली जब रिडक्शन होगा CO2 का अपचयन होगा, तो एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही है ना, इसलिए आप क्या कहेंगे बेटा, इसलिए यह प्रक्रम स्वतः संपन्न नहीं हो सकता। अपन कहेंगे बेटा कि यह प्रक्रम स्वतः संपन्न नहीं हो सकता है। बात को समझ रहे हैं, यानी इसको अगर आपको संपन्न करवाना या संपन्न होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि बल्कि इस कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा बेटा देखो, मैंने कि जैसे बैक्टीरिया में स्वपोषण था, तो मैंने वहां क्यों समझा आपको रसायन स्वपोषण, प्रकाश लाइन बात क्यों बोली मैंने डाइवर्सिटी की, इसलिए बोली बेटा देखो, चाहे रसायन स्वपोषी हो चाहे प्रकाश स्वपोषी हो, होना तो CO2 का रिडक्शन है ना। अब आप जानते हो कि CO2 एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो आप जानते हैं कि उस पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो दुर्बल है, तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो बाहर से कोई ना कोई एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होगी। अच्छा, रसायन स्वपोषियों ने एनर्जी सोर्स के रूप में क्या काम में लिया, किसी रसायन का ऑक्सीडेशन किया और उससे जो ऊर्जा मिली उसको काम में लिया। और प्रकाश स्वपोषी जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर होते हैं, अधिकांश स्वपोषी होते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, ऊर्जा स्रोत के रूप में सनलाइट को यूज कर लिया, ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसको, सनलाइट को। बात को समझे, इसलिए इस कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा सोर्स के रूप में अगर सनलाइट है तो एंडरगोनिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, और अफिल प्रोसेस इसलिए हो गया कि इसमें जो प्रयुक्त CO2 वो दुर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो वहां आप जानते हैं कि बाहर से एनर्जी की आवश्यकता हो रही है ना, इसलिए एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए आप समझ सकते हैं क्या है, अफिल प्रोसेस है। समझ रहे हो। और देखो यहाँ नोट से समझाता हूँ आपको, डिफरेंस समझाता हूँ, तब आपके समझ में आएगा कि देखो बेटा, जबकि आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, समझा शोषण, जबकि शोषण एक डाउनहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, तथा आपने वहां पर क्या बताया था उसको, एक्सर्गोनिक उष्मा उत्सर्जी, क्योंकि फाइनली शोषण के दौरान उष्मा निकलती है ना। तो ध्यान दीजिए, जबकि शोषण एक डाउनहिल प्रोसेस है तथा एक्सर्गोनिक है ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि शोषण में प्रयुक्त ऑक्सीजन O2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इसलिए वो डाउनहिल है। और आपने नहीं बताया था कि जब वायु शोषण था तो क्रेब्स शक्कर लिंक रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब क्रियाधार का ऑक्सीडेशन हुआ था तो क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, तो वहां किसने एक्सेप्ट किए थे, NAD ने, तो NAD का अपचयन हो गया था NADH2 में। और जब आप जानते हो ETS पे जब वो NADH FADH का ऑक्सीकरण हुआ था तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से गुजरे थे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे गया था, ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जाते ही फाइनली अंतिम हाइड्रोजन ग्राही भी कौन होती है, ऑक्सीजन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन आपने बोला था, अरे बोलो। फिर आप जानते हैं, तो ऐसा होने से क्या, इलेक्ट्रॉन तुरंत अफिल प्रोसेस हुई थी, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन तुरंत ऑक्सीजन पे पहुंचे तो डाउनहिल प्रोसेस हुई थी, सॉरी, डाउनहिल प्रोसेस। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रेडक्शन पोटेंशियल, रेडॉक्स विभव के अनुसार तो क्या था, डाउनहिल था।
बात को समझे? तो वहां बाहर से किसी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं थी। अगर भोज्य पदार्थ पचित होकर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज अगर सेल में पहुंच गए तो वो प्रक्रिया स्वतः संपन्न हो सकती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण स्वतः नहीं, बाहर से किसी न किसी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होगी, ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होगी। तो दिमाग लगाइए बेटा। यस, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और आपने कहा था ना कि वहां ईटीएस में O2 है, तभी वो NADH FADH का ऑक्सीकरण हो रहा है और पुनः NAD FAD बन रहे हैं, जो क्रेब्स चक्र को उनको सतत रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक है। तो वायवीय प्रक्रम आपने बताया था। बोलो बोलो। तो चीजों को कनेक्ट करें बेटा। इसलिए आपका एक नोट हो गया कि श्वसन एक डाउनहिल प्रोसेस है तथा एक्सर्गोनिक है, क्योंकि श्वसन में प्रयुक्त O2 एक प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं आपके सामने कि देखो बेटा, प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक मतलब क्या होता है? जिसमें कच्चे पदार्थों से आप जटिल पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, तो वो एनाबोलिक प्रोसेस हो गया। और श्वसन में कैटाबोलिज्म था मुख्यतः, समझ रहे हो ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक रेडॉक्स प्रक्रम है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिए, रेडॉक्स प्रोसेस है ना, क्योंकि अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो क्या होगा, क्योंकि इस दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन फाइनली, है ना, CO2 का अपचयन तथा जल का H2O का ऑक्सीकरण होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इस दौरान CO2 का तो क्या होता है? रिडक्शन, और आप जानते हैं कि जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए आपने क्या कहा? एनाबोलिक रेडॉक्स प्रोसेस, है ना। परंतु मुख्यतः यह एक रिडक्शन प्रोसेस है, ना। मेनली क्या है? ये रिडक्शन प्रोसेस है, अपचयन प्रक्रम है, क्योंकि फाइनली तो CO2 का अपचयन होगा, CO2 का स्थिरीकरण होगा, तभी कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। बात को समझे? तो मुख्यतः ये क्या है? रिडक्शन प्रोसेस। ये समझ जाना, आप बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। अब देखो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, फोटोसिंथेसिस के दौरान अकार्बनिक कच्चे पदार्थों, जो रॉ मटेरियल है, अकार्बनिक कच्चे पदार्थों जैसे कि CO2 व H2O, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से प्रकाश तथा प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ना, तो देखो क्या ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके दौरान जो अकार्बनिक कच्चे पदार्थ हैं CO2 H2O रॉ मटेरियल के रूप में, उनसे प्रकाश और प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसे आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी यहाँ पर, और फिर अपन कहेंगे कि भाई यहाँ लाइट एनर्जी, कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में कौन प्रयुक्त होती है? लाइट एनर्जी। तो पहले तो उस लाइट एनर्जी को एंट्रैप करने के लिए कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए जो उस लाइट एनर्जी को एंट्रैप कर सकने की क्षमता हो। फिर जैसे एंट्रैप हो जाएगी तो उससे आप जानते हैं कि एनर्जी फॉर्म होगी, और फिर वो एनर्जी जो कच्चे पदार्थ है CO2 उसका अपचयन करेगी और कार्बनिक पदार्थों का क्या करेगी? संश्लेषण करेगी। तो यही तो है ना, बोलो भाई, है ना। और इसलिए आपको मैंने एक एक चीज समझा दी कि कैसे ये एंडरगोनिक है, उष्मा अवशोषी है, कैसे ये अपिल है,
है ना। और फिर अपन कहेंगे कि कैसे ये एनाबॉलिक रेडॉक्स है। यस बेटा, बोलो बोलो। और फिर देखो अपन यहाँ बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और तुम जानते हो बेटा कि इस पृथ्वी की जो सभी लिविंग फॉर्म है, सभी सजीव रूप है, वो अल्टीमेटली मतलब अपन अगर माने तो सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? सनलाइट पर। और आप जानते हैं कि भी जो फोटोट्रोप होते हैं, प्रकाश सोपोषी होते हैं, वो सनलाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, यस, प्रयुक्त करते हैं, है ना। उन्हीं में ये क्षमता होती है। इसलिए आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है। और फिर अपन कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने, है ना, जो है कि भाई जो मतलब प्रकाश संश्लेषण है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो आप क्या कहेंगे बेटा? प्रकाश संश्लेषण फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यस बेटा, फिजिको केमिकल यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रम कैसे बोला बेटा अपन ने इसको, है ना, कि भाई जो आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो लाइट सनलाइट है पहले वो भौतिक स्वरूप में है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज इसमें, तो प्रकाश संश्लेषण एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये बात अपने सामने क्लियर हो गई। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने मतलब आपने लिखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान अकार्बनिक कच्चे पदार्थों CO2 और H2O से प्रकाश और प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। और फिर आप क्या कहेंगे कि ये तो मेन तो कार्बनिक पदार्थ हो गए, फिर आप क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान उप उत्पाद यानी सब प्रोडक्ट, है ना, जब ऑक्सी प्रकाश संश्लेषित हो तभी बात है भी, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान उप उत्पाद सब प्रोडक्ट के रूप में O2 तथा H2O यानी मेटाबॉलिक वाटर बनते हैं। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने बात करता हूं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करता हूं कि देखो सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ, है ना। तो वही बात जो मैंने शुरू में आपको बता दी कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में प्रारंभ हुआ था, है ना बेटा। सर्वप्रथम स्टार्टेड कहां से होता बेटा? जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में प्रारंभ हुआ था कि कुछ जीवाणु तो रसायन सोपोषी थे, तो वहां तो सनलाइट की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में प्रकाश सोपोषी हुए तो उन जीवाणुओं में कुछ विशेष वर्णक थे, आद्य क्लोरोफिल, जो आपको वहां बताया था मैंने डायोसिटी में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन, जिन्होंने सनलाइट को एंट्रैप किया और फिर उससे जो एनर्जी बनी उसको अपने शर्करा संश्लेषण में यानी CO2 के रिडक्शन में प्रयुक्त किया। तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में प्रारंभ हुआ, है ना। लेकिन आपको मैंने वहां बताया था बेटा कि जो हरे और बैंगनी गंधक जीवाणु होते हैं, है ना, उनके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल नहीं था, हाइड्रोजन दाता कोई और ही था वहां पे, अकार्बनिक पदार्थ मुख्यतः या कुछ कार्बनिक हो सकता था। तो आप जानते हैं कि इन जीवाणुओं में अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण उपस्थित था। समझ रहे हो, मतलब शर्करा तो बनी थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं। यस, तो आपने क्या कहा बेटा कि भी इन जीवाणुओं में अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण उपस्थित था। यस बेटा, आपको मैंने डायोसिटी में समझा दिया कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया,
है ना। यू बैक्टीरिया में दो प्रारूप होता है ना, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो सोपोषित है, प्रकाश सोपोषित है, आप जानते हैं कि उनके अंदर अनोक्सी था, क्योंकि उन बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप में जल प्रयुक्त नहीं था, जल के अलावा कुछ अन्य पदार्थ था। तो फिर उनके अंदर शर्करा तो बनी लेकिन ऑक्सीजन विमुक्त नहीं हुई। वो आगे समझाएंगे मैकेनिज्म से, प्रयोगों के द्वारा। यस, और आपको पता पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया अर्थात बीजीए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की थी आपने, नीलहरित जीवाणु नोस्टोक एनाबिना। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया ने प्रारंभ किया था, और जानते हैं इन्होंने जब ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण प्रयुक्त किया तो जब तक ये नहीं आए थे, पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुए थे, तब तक पृथ्वी का आद्य वातावरण अपचाई था, रिडक्टिव था। फिर इन्होंने ऑक्सीडेटिव बनाया था उसको, और फिर जीवन की उत्पत्ति फिर नहीं हो सकती थी। तो फिर प्रोकैरियोट से क्या बने थे, एक प्रोकैरियोट सेल में दूसरी प्रोकैरियोट सेल अंदर गई, तो प्रोकैरियोट से किसकी उत्पत्ति हुई थी, यूकैरियोट की। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति पढ़ी होगी सेल बायोलॉजी के अंदर। बात को समझ रहे हैं। तो देखो पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया, है ना, यानी बीजीए ने शुरुआत किया था। यस बेटा। और आप जानते हैं बेटा, यानी ये पृथ्वी पर प्रथम ट्रू यानी सत्य ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे। यस बेटा। और इन्होंने पृथ्वी के अपचयी मतलब रिडक्टिव अपचयी आद्य वातावरण को ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट में परिवर्तित किया था। यस बेटा। तो इन्होंने पृथ्वी के अपचयी रिडक्टिव आद्य वातावरण को ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट में चेंज किया था पहली बार, है ना। और फिर आप जानते हो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने थे। खैर वो सारी बातें आप अपन आगे और करेंगे। यस बेटा। अब आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस करने वाले जो सजीव होते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस करने वाले सजीव किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा प्लांटी से संबंधित हो सकते हैं। ये तो बहुत पहले क्लियर कर दिया था अपन ने भाई, कितने जगत हैं जिनसे स्वपोषी संबंधित हो सकते हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। दिमाग लगाइए, मोनेरा के अंदर अधिकांश जीवाणु विषमपोषी, लेकिन कुछ जीवाणु स्वपोषी तो हैं, चाहे वो रसायन स्वपोषी हो चाहे प्रकाश स्वपोषी हो, लेकिन प्रकाश स्वपोषी भी तो हैं, तो मोनेरा। और फिर बीजीए भी तो मोनेरा में आता है, साइनोबैक्टीरिया। सही, तो मोनेरा से रिलेट हो गए। प्रोटिस्टा में आपने जो पादप समान प्रोटिस्ट पढ़े, डायटम, डायनोफ्लेजेट्स, है ना, तो प्रोटिस्टा जो पादप समान थे। और पूरा प्लांटी, आप जानते हैं पूरा पादप जगत, तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने वाले सजीव किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा प्लांटी से संबंधित हो सकते हैं। यस बेटा। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्वपोषी होते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि रसायन स्वपोषी, लेकिन मेनली मैं कहूं कि जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीव हैं यानी फोटोऑटोट्रोप्स हैं, वो क्या कहलाते हैं बताओ? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। और तुम जानते हो कि पृथ्वी के समस्त जो एनिमल हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर निर्भर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा,
क्योंकि बेटा आपकी छोटी छोटी सारी लाइनें क्लियर हो जाए, आगे जाकर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बेसिक आपको करवा रहे हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि भी मैंने आपके सामने जो बोला कि प्रकाश संश्लेषी सजीव प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। यस बेटा, और सभी जंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए इन पर निर्भर होते हैं। तुम पढ़ते हो कि भाई शाकाहारी तो सीधे रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से, और फिर मांसाहारी शाकाहारियों पे, लेकिन शाकाहारी होंगे तो मांसाहारी होंगे ना, इसलिए आप जानते हो कि मांसाहारी भी अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट पे डिपेंड है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी ना आपके सामने। यस बेटा, फिर आप कहते हैं सभी जंतुओं में लोग हैं शाकाहारी और मांसाहारी, सही। फिर आप कहते हैं बेटा कि देखो फोटोसिंथेसिस में मैं सजीवों का योगदान की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में, यस बेटा, सजीवों का प्रकाश संश्लेषणीय योगदान, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि भी फोटोसिंथेसिस में सजीवों का प्रकाश संश्लेषणीय योगदान में बताऊं तो आपको पता है कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस होगा इसका आप जानते हैं बेटा कि 85 से 90% है ना बेटा। आप जानते हैं कि भी देखो टोटल फोटोसिंथेसिस का 85 से 90% एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पादप करते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ही कवर है ना, ढका हुआ है। और आप समझ रहे हैं बेटा कि देखो टोटल फोटोसिंथेसिस का 85 से 90% पार्ट एक्वेटिक प्लांट जलीय पादप करते हैं। अब आप जानते हैं इसमें से 80% आपका करते हैं जो साल्टी वाटर में, मतलब लवणीय जल में हो। लवणीय जल मतलब समुद्र जलीय हो। यस बेटा, समुद्र जलीय, तो पहले बताया हुआ अपना, बात को समझ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि साल्टेड वाटर में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं डायटम डेस्मिड, जिनको आपने क्या कहा था, समुद्र के मुख्य उत्पादक, चीफ प्रोड्यूसर, जो क्वेश्चन आया था वहां बोला था आपने क्राइसोफाइट्स, समुद्र के मुख्य उत्पादक, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी, यानी कौन थे, क्राइसोफाइट्स, समझ ना, डायटम डेस्मिड। यस बेटा, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जैसे बीजीए के भी अधिकांश स्वरूप साइनोबैक्टीरिया है ना। फिर आप जानते हैं कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी कि मोस्ट ऑफ किस में होते हैं, लवण जल में ही होते हैं। यस बेटा, तो देखो साल्टी वाटर लवण जल के अंदर समुद्र जलीय डायटम डेस्मिड यानी क्राइसोफाइट्स, बीजीए साइनोबैक्टीरिया ना, रेड एल्गी ब्राउन एल्गी, समझ रहे हो। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ हरे शैवालरीय फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में भी होते हैं, यूग्लेनोइड और जो भी हरे शैवाल हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर प्लांट्स, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5% फ्रेश वाटर प्लांट्स यानी स्वच्छ जलीय पादप,
समझ रहे हो, यही बात थी। यस, और फिर आपने क्या कहा था बेटा कि भी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, स्थलीय पादप, तो 10 से 15% प्रकाश संश्लेषण योगदान होता है उनका, 10 से 15%। जो स्थलीय पादप हैं, स्थलीय पादप या बड़े जो वृक्ष है ना, ट्री, कुल प्रकाश संश्लेषण का 10 से 15% ये करते हैं। यस बेटा, है ना। तो अगर अपन इसमें कहें कि भी दिमाग लगाएं कि प्रकाश संश्लेषण योगदान में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण योगदान होता है ना, वो डायटम का होता है, यानी किसका, क्राइसोफाइट्स का। समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं क्राइसोफाइट, क्योंकि आप जानते हो जल की सतह पर ये फ्लोट करते हैं ना, जल की सतह पर ये फ्लोट करते हैं निष्क्रिय गति जल धाराओं के साथ, और मैक्सिमम सनलाइट को ये ट्रैप करते हैं। तो ये चीफ प्रोड्यूसर हैं, समुद्र के मुख्य उत्पादक बताया था डायटम को, सही। तो सबसे ज़्यादा प्रकाशन योगदान इनका होता है। फिर जैसे बीजीए या रेड एल्गी, दूसरे नंबर पे इनका योगदान होता है। और फिर आप जानते हैं कि जैसे अपने बात करें अदर प्लांट, है ना, अदर एल्गी या फिर हायर प्लांट, तो आप समझ रहे हैं कि फिर ये आपका योगदान आता है अदर एल्गी, अन्य शैवाल और उच्च पादप, हायर प्लांट। अब यह कंसेप्ट समझना बेटा कि ध्यान से सुनना कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा करते कौन है, जलीय पादप, जलीय पादप, और वो भी लवण जल में, जो डायटम डेस्मिड हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, बीजीए हैं। फिर आप जानते हो फ्रेश वाटर कुछ एल्गी जैसे हरे शैवाल या पादप, और आप जानते हो स्थलीय पादप, है ना। तो ये आपकी बात हो गई। लेकिन मैं आपके सामने बात करूंगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, यानी आपने एक नाम सुना होगा 12th इकोलॉजी में, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किन की होती है बेटा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तुम अच्छे से जानते हो कि स्थलीय पादपों की होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर। यस बेटा, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा स्थल की होती है कि भारी भरकम वृक्ष देखो कितना जैव भार अपने अंदर संचित करके रखते हैं। यस, तो अपन क्या बात करेंगे वहाँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो किसको बताएगी, प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को, है ना। तो पृथ्वी पर आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होती है, C4 प्लांट की, C4 प्लांट। फिर आप जानते हो कि जो कोरल रिफ यानी जो मूंगे की चट्टान होती है, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो चट्टानें होती है, कोरल रिफ्स जो होती हैं, कोरल रिफ प्लांट्स, उनके ऊपर जो हैं दूसरे नंबर पे। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हैं बेटा फिर आपकी होती है कि जैसे C3 प्लांट या जो अदर प्लांट्स आपके हैं यानी C3 प्लांट्स। यस बेटा, तो इनकी बात होती है अदर प्लांट्स यानी C3। अच्छा सुनो, वैसे अगर अपन स्थानों की बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता, पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादकता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, भारी भरकम वृक्ष जहां होते हैं। तो ये आपकी होगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर। बात को समझ रहे हैं, आया ना, ये आपकी बात हो गई, है ना। और समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं के आधार कौन है, डायटमरी हैं, है ना, चीफ प्रोड्यूसर। तो ये मैंने कुछ पॉइंट इनसे रिलेटेड आपको मैंने बताए। यस बेटा, अब अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कच्चे पदार्थों की किन की अनिवार्यता होती है। तो उसके लिए कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट आए साइंटिस्ट के, तो उन अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात कर लेंगे आपके सामने। और बेटा फिर अपन कहाँ प्रकाशन संपन्न होता है और फिर इसकी क्रिया विधि पे जाएंगे। यस, तो कुछ ऐसी बातें अपन आपके सामने कर रहे हैं। यस बेटा, इस टॉपिक के अंदर। यस, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आप। हाँ, तो देखिए बेटा कि कुछ अपन
वहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि भी प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की अनिवार्यता होती है, और फिर अपन बात करेंगे बेटा कि भी प्रकाश संश्लेषण रॉ मटेरियल क्या है, और साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयोगों से ये सिद्ध भी किया, और फिर अपन मैकेनिज्म पे जाएंगे। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं कि देखो बेटा, कुछ सरल प्रयोग सिद्ध करते हैं। यस बेटा, कि कुछ सरल प्रयोग सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के लिए पिगमेंट, पिगमेंट यानी मतलब वर्णक है ना, वर्णक, जैसे कि आप जानते हैं क्लोरोफिल, जानो पर्णहरित, क्लोरोफिल, जैसे अपन ले लें ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, पत्ती का हरा भाग। यस बेटा, तो कुछ सरल प्रयोग सिद्ध करते हैं प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के लिए पिगमेंट वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, और फिर अपन कहते हैं कि लाइट तथा CO2 आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। यस, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है, ये भी अपन सिद्ध करेंगे प्रयोग से आगे, और फिर आप जानते हैं फाइनल प्रोडक्ट तुरंत वो ग्लूकोज सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है, और पादपों में जो भोज्य पदार्थ जमा होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, स्टार्च रूप में होते हैं। सही, तो देखिएगा बेटा कि यहाँ प्रयोग के द्वारा अपन जो मतलब ये कैरी आउट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए कि स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स, 2 प्रकार की पत्तियां, 2 प्रारूप पत्तियों के लेकर अपन यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट अपन कैरिड आउट करते हैं, किसके लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक तो अपन यहाँ क्या लेते हैं, एक तो अपन यहाँ लेते हैं बेटा, देखिएगा कि ए वेरीगेटेड लीफ, मतलब आप समझ सकते हैं कि चितकबरी या रंग बिरंगी पत्ती, जिसमें कई रंग हो, रंग बिरंगी पत्ती या चितकबरी। चितकबरी मतलब अलग अलग जो धब्बे वाला होता है ना, अलग अलग कलर के धब्बे, वो आपका चितकबरा होता है। यस, और या फिर अपन क्या करें कि पत्ती जिसका आंशिक भाग ब्लैक पेपर यानी जो काले कागज या कपड़े से ढका हो, तथा बचा हुआ भाग लाइट के संपर्क में हो, इन एक्सपोज्ड हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपन जो फर्स्ट प्रयोग किया था बेटा, ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, चितकबरी पत्ती प्रयोग। यस, तो ये एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी ने दे रखा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर देखो अपन एक पत्ती लेते हैं, और एक पत्ती अपन लेते हैं, ये लो, तो उस पत्ती के अंदर जैसे ग्रीन पार्ट भी हैं, यस, और मतलब धब्बे हैं, सही, और अदर जैसे वाइट पार्ट भी है उसके अंदर, क्लियर। तो ये अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, पत्ती लेते हैं,
यस बेटा। अब देखिएगा कि यहाँ पर अपन आयोडीन टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? आयोडीन टेस्ट। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि स्टार्च के लिए अपन टेस्टिंग कराते हैं, आयोडीन टेस्ट। तुम जानते हो स्टार्च आयोडीन की उपस्थिति में नीला कलर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पहले ग्रीन कलर था तो वहाँ पर अपन कहेंगे कि आयोडीन की उपस्थिति में पॉजिटिव, या ऐसे कहेंगे अपन पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट मतलब वहां पर क्या हो गया? ब्लू कलर, है ना। और स्टार्च की उपस्थिति में ही आयोडीन नीला रंग देता है। थोड़ा पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट आया। और कुछ ऐसे पार्ट थे जहां ये वाइट पार्ट थे और आप जानते हैं कि वहां नेगेटिव आयोडीन टेस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्लू कलर प्रकट नहीं हुआ। क्यों भी? क्योंकि वहां पर स्टार्च क्या है? एब्सेंट है, स्टार्च अनुपस्थित। समझ रहे हैं? तो ये वेरीगेटेड लीप एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया बेटा कि भाई जहां ग्रीन कलर है और वो लाइट के संपर्क में रखा जाता है तो वहां स्टार्च बनता है, तो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट होता है, ब्लू कलर हो गया, स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन ब्लू कलर देता है। और जहां आप जानते हैं कि ग्रीन पार्ट नहीं है, वहां पर आप जानते हैं स्टार्च नहीं बनता, तो वहां पर आयोडीन के लिए क्या आएगा? नेगेटिव टेस्ट आएगा। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। फिर आप देखो नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। यस। और वो क्या है कि देखो अपन ने एक पत्ती को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया? ब्लैक पेपर से। जो बी पॉइंट अपन लेते हैं कि पत्ती का आंशिक भाग ब्लैक पेपर से कवर्ड है और आंशिक भाग क्या है बेटा? लाइट के संपर्क में है। यस। तो देखिएगा कि जैसे ये लीफ है, तो यहां अपन ने अपना आज जानते हो कि हाफ पार्ट को यहां अपन ने या आंशिक भाग को अपन ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। किससे कवर किया? ब्लैक पेपर से। समझ रहे हो बेटा? अब जैसे ही अपन ने ब्लैक पेपर से कवर किया, यस, तो यहां पर ठीक है, जैसे अपन ने ब्लैक पेपर से कवर किया तो वही बात कि यहां लाइट नहीं मिली, तो आयोडीन टेस्ट क्या आया? नेगेटिव। और जहां अपन ने ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया तो वहां आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि वहां एक्सपोज लाइट था। तो ये जो दोनों प्रयोग हैं ये क्या सिद्ध करते हैं? यस बेटा, कि ये सिद्ध करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भागों में या जहां पर्णहरित है वहीं संपन्न होता है और प्रकाश की उपस्थिति में। यस। तो बेटा ये प्रयोग क्या सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण, यहां आप लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पादप के, प्रकाश संश्लेषण केवल पादप के हरे भागों पर, हरे भागों पर जो ग्रीन पार्ट है, यस बेटा, है ना, हरे भागों पर प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है।
यस, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यस, अब देखो बेटा कि एक और यहां पर हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, यानी अपन यहां बोलते हैं मोल्स, एक साइंटिस्ट थे मोल्स, है ना, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा, यानी मोल का अर्धपत्ती प्रयोग, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा इंसर्ट में क्या दे रखा है कि बेटा जो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, यानी इस प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण में CO2 की अनिवार्यता को सिद्ध किया। अब समझ गए आप कि इस प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण में CO2 की अनिवार्यता सिद्ध हुई थी कि प्रकाश में CO2 100% अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, इसमें देखो क्या किया गया था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि ये प्लांट है, यस, और इस प्लांट की अपन बात रही कि जैसे ये लीफ है, समझ रहे हो, ये लीफ है। अब ये लीफ है तो उन्होंने क्या किया बेटा कि इस लीफ को एक चौड़े मुंह वाली प्रखनली, तो चौड़े वाले मुंह वाली प्रखनली यानी आप जानते हैं बेटा कि देखो कि इस प्रकार से चौड़े मुंह वाली प्रखनली के अंदर इसको आधी पत्ती को ले लिया, और यहाँ जो कॉटन जिसके अंदर क्या था KOH, जो रुई थी उसके अंदर KOH था। तो ये KOH क्या करता है, देखो पहली बात तो ये बंद है, ये बंद कर दिया यहाँ से, इसको अंदर ले लिया ना पत्ती को, तो इसको बंद कर दिया, और इसमें क्या है बेटा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही, और ये कॉटन रुई, तो क्या कर लेती है ये KOH, क्या कर लेता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है, KO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, सही। और ये तुम जानते हो वायु के संपर्क में था, एक्सपोज्ड इन एयर, एक्सपोज्ड इन एयर मतलब वायु के संपर्क में, समझे बेटा। अब जानती है एक्सपोज इन एयर था और ये अंदर प्रखंड के अंदर दे दिया और उसमें KOH भरा था, तो पहले बात तो प्रखंड में CO2 वैसे ही नहीं रहेगी, थोड़ी देर में यूज हो जाएगी, और रही भी तो KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। बात को समझे। अब आप जानते हो कि ध्यान दीजिएगा, जब इस पत्ती को बाहर निकाल कर, यस, जब इस पत्ती को बाहर निकाला उन्होंने, समझे, बाहर निकाला, तो बाहर निकाल कर जब फिर वही आयोडीन टेस्ट किया गया, क्या किया गया बेटा, आयोडीन टेस्ट, समझ रहे हो ना। तो इस पत्ती को जब बाहर निकाला तो वही आप समझ सकते हैं कि आयोडीन टेस्ट किया गया, सही। तो देखो जो वायु के संपर्क में था, एक्सपोज्ड इन एयर, एक्सपोज्ड इन एयर, जो वायु के संपर्क में था उसका आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि वहां क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव यानी ब्लू कलर, जो आयोडीन की उपस्थिति में स्टार्च देता है ब्लू कलर आ गया। लेकिन जो परखंडी के अंदर भाग था वहां CO2 नहीं थी, तो वहां आप जानते हैं कि आयोडीन टेस्ट क्या आया, नेगेटिव, क्योंकि वहां पर क्या था, स्टार्च एब्सेंट, और स्टार्च एब्सेंट था बेटा, तो नो ब्लू कलर, किसी रूप में ब्लू कलर नहीं आया, इन नो ब्लू कलर। तो बताओ इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण में क्या सिद्ध हो गया, CO2 की अनिवार्यता, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बात को समझे आप, ये एक्सपेरिमेंट था। खैर बेटा अब ये बातें आपके सामने होगी, तो अब देखो अपन कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के आना, इनसेट अर्ली एक्सपेरिमेंट दे रखे, उनमें कितनी गजब बातें दे रखी, जो पीछे से आपका बैक्टीरिया का जो पोर्शन और वो क्लियर होगा। तो अपन अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में जल्दी से बता के, और फिर अपन इस टॉपिक के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ संपन्न होता है प्रकाश संश्लेषण अलग अलग सजीवों में। और आप जानते हो हायर प्लांट में तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उनकी आकृति आपने सेल बायोलॉजी में राउंडेड, अंडाकार, वर्ताकार आपने पढ़ी, लेकिन जो एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की आकृति
अलग अलग भी होती है, बात को समझे। और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु जिनके अंदर प्रकाशन संपन्न होता है, तो हाँ क्लोरोप्लास्ट है भी नहीं, सीधे पिगमेंट है, क्रोमेटोफोर। तो कहाँ कहाँ वो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो बेटा आप अर्ली एक्सपेरिमेंट को बहुत तरीके से एक एक वर्ड एक एक लाइन आप पढ़ के आना, वो सारी चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराएंगे। और फिर अपन जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको लेते हुए फिर अपन मैकेनिज्म पे जाएंगे। यस बेटा, तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।